4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री और दलित समाज के लिए सिर्फ नेता नहीं, एक पहचान मायावती। सत्ता उनके लिए कोई कल्पना नहीं, वो इसे जी चुकी हैं। और शायद इसी वजह से 2027 की चर्चा में उनका नाम फिर से उभर रहा है। सवाल ये नहीं है कि वो मुख्यमंत्री बन सकती हैं या नहीं, सवाल ये है कि क्या इतिहास खुद को 5वीं बार दोहराने वाला है। क्योंकि जिसने सिस्टम चलाया हो उसके लिए वापसी हमेशा एक संभावना होती है, और यही कहानी हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अंत तक बने रहिए। अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। सवाल सीधा है लेकिन जवाब बेहद गहरा। क्या 2027 में मायावती फिर से उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बन सकती हैं? क्या वो दौर लौट सकता है जब लखनऊ की सत्ता पर हाथी का राज हुआ करता था, जब फैसले बहुजन समाज के एजेंडे से तय होते थे, जब मायावती का एक बयान पूरे प्रदेश की राजनीति का रुख बदल देता था? आज जब बीजेपी सत्ता में है, समाजवादी पार्टी वापसी के सपने देख रही है, कांग्रेस अपनी खोई जमीन तलाश रही है, ऐसे में बहुत से लोग मायावती को कमजोर आंक रहे हैं। लेकिन राजनीति में सबसे खतरनाक वही खिलाड़ी होता है जिसे लोग कमजोर समझ लें। और यहीं से मायावती की 2027 की कहानी शुरू होती है। बीते कुछ सालों में आपने देखा होगा कि मायावती ज्यादा रैलियां नहीं कर रही, रोज टीवी पर नहीं दिख रही, आक्रामक बयान भी कम आए हैं, और यही बात कई लोगों को भ्रम में डाल देती है कि बीएसपी खत्म हो रही है। लेकिन जरा याद करिए, मायावती कभी भी शोर की राजनीति नहीं करती। वो हमेशा खामोशी से चाल चलती हैं, संगठन पर काम करती हैं और सही वक्त आने पर पूरा पासा पलट देती हैं। हाल के महीनों में बीएसपी की ऑल इंडिया मीटिंग, प्रदेश स्तरीय बैठकें, संगठनात्मक फेरबदल, पुराने कैडर को फिर से एक्टिव करना, सेक्टर और बूथ लेवल पर काम तेज करना, ये सब अचानक नहीं हो रहा। ये 2027 की बुनियाद है। मायावती अच्छी तरह जानती हैं कि सिर्फ नारों से चुनाव नहीं जीता जाता। चुनाव जीते जाते हैं जमीन पर, वोटर लिस्ट पर, बूथ मैनेजमेंट पर और सबसे अहम सोशल इंजीनियरिंग पर। और यही वो क्षेत्र है जहां मायावती हमेशा से माहिर रही हैं। दलित वोट बैंक आज भी बीएसपी का कोर है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन सवाल ये है कि क्या सिर्फ दलित वोट से 2027 जीता जा सकता है? मायावती इसका जवाब जानती हैं, और शायद इसीलिए अब संकेत मिल रहे हैं कि पार्टी दोबारा ब्राह्मण, पिछड़ा और अल्पसंख्यक वोटरों को जोड़ने की रणनीति पर काम कर रही है। आपको याद होगा, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय सिर्फ नारा नहीं था, वो एक राजनीतिक दर्शन था, और उसी दर्शन को नए पैकेज में पेश करने की तैयारी चल रही है। दूसरी तरफ बीजेपी की मजबूती अपनी जगह है, लेकिन सत्ता विरोधी लहर को नकारा नहीं जा सकता। महंगाई, बेरोजगारी, स्थानीय स्तर पर नाराजगी, ये सब मुद्दे धीरे धीरे जमीन पर असर दिखाते हैं। समाजवादी पार्टी इन मुद्दों को उठाने की कोशिश कर रही है, लेकिन उनका वोट बैंक एक खास दायरे से बाहर निकलने में अब भी संघर्ष कर रहा है। कांग्रेस अभी भी उत्तर प्रदेश में निर्णायक भूमिका से काफी दूर दिखती है, और ऐसे में अगर कोई तीसरा विकल्प उभरता है तो वो मायावती हो सकती हैं। क्योंकि मायावती का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यही है कि वो न सिर्फ दलितों की नेता हैं, बल्कि एक समय पर पूरे प्रदेश की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। प्रशासनिक अनुभव, सत्ता चलाने का हुनर और अफसरशाही पर पकड़, ये सब चीजें आज भी उनके पक्ष में जाती हैं। 2027 की राजनीति सिर्फ भावनाओं की नहीं होगी, ये भरोसे की राजनीति होगी। लोग पूछेंगे कि कौन स्थिर सरकार दे सकता है, कौन कानून व्यवस्था संभाल सकता है, कौन बिना ज्यादा हंगामे के प्रदेश चला सकता है। और यही मायावती का नाम फिर से चर्चा में आता है। एक और बड़ा फैक्टर है युवा वोटर, जो पहली बार या दूसरी बार वोट करेगा। ये वोटर सोशल मीडिया से प्रभावित है, लेकिन साथ ही रोजगार और भविष्य को लेकर चिंतित भी है। मायावती की पार्टी पर अक्सर ये आरोप लगता है कि वो युवाओं से कनेक्ट नहीं कर पा रही, लेकिन हाल के समय में पार्टी के सोशल मीडिया एक्टिव होने, युवा चेहरों को आगे लाने और संगठन में नई जिम्मेदारियां देने के संकेत मिल रहे हैं कि बीएसपी इस कमजोरी को भी समझ चुकी है। अगर ये प्रयोग जमीन पर सफल हुआ तो तस्वीर बदल सकती है। अब बात करते हैं गठबंधन की। राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं होता, न दोस्ती न दुश्मनी। मायावती पहले भी समय समय पर अलग अलग राजनीतिक स्टैंड ले चुकी हैं। 2027 में भी अगर हालात ऐसे बनते हैं कि त्रिशंकु विधानसभा की संभावना हो, तो मायावती किंग मेकर ही नहीं, किंग भी बन सकती हैं। क्योंकि कम सीटों के बावजूद उनका समर्थन सरकार बनाने या गिराने में निर्णायक हो सकता है। और राजनीति में कई बार सत्ता तक पहुंचने का रास्ता सीधे बहुमत से नहीं, बल्कि सही वक्त पर सही फैसला लेने से बनता है। मायावती इस कला में भी माहिर मानी जाती हैं। एक और बात जिस पर कम चर्चा होती है लेकिन बेहद अहम है, वो है बीएसपी का कैडर। भले ही पार्टी चुनावी रूप से कमजोर दिखे,
लेकिन उसका समर्पित वोटर आज भी मौजूद है, जो हर हाल में हाथी के बटन को दबाता है। और अगर यही वोटर उत्साहित हो गया, अगर उसे लगा कि इस बार जीत संभव है, तो वही वोटर दूसरे वोटरों को भी प्रभावित करता है। चुनावी हवा अचानक बदलती है, और यही वजह है कि 2027 को लेकर मायावती को पूरी तरह खारिज करना बहुत बड़ी राजनीतिक भूल हो सकती है। राजनीति में इतिहास गवाह है कि कई बार जिन्हें खत्म मान लिया जाता है, वही सबसे जोरदार वापसी करते हैं। अब सवाल ये नहीं है कि मायावती 2027 में मुख्यमंत्री बनेंगी या नहीं। असली सवाल ये है कि क्या बाकी पार्टियां मायावती को हल्के में लेकर खुद के लिए खतरा खड़ा कर रही हैं? क्या बीएसपी की खामोशी आने वाले तूफान का संकेत है? और क्या 2027 में उत्तर प्रदेश एक बार फिर चौंकाने वाला जनादेश देखने वाला है? इन सभी सवालों के जवाब आसान नहीं है, लेकिन एक बात तय है, मायावती की राजनीति अभी खत्म नहीं हुई है, खेल अभी बाकी है। क्योंकि राजनीति सिर्फ दिखने वाली चालों से नहीं चलती, इसके पीछे वो रणनीतियां होती हैं जो आमतौर पर कैमरे से दूर रहती हैं। और मायावती की राजनीति तो हमेशा से ही पर्दे के पीछे की राजनीति रही है। सबसे पहले बात करते हैं उस सबसे बड़े सवाल की जो हर वोटर के मन में है कि आखिर 2027 में मायावती के पास ऐसा क्या है जो उन्हें फिर से मुख्यमंत्री की रेस में खड़ा कर सकता है। तो इसका जवाब सिर्फ एक शब्द में नहीं दिया जा सकता, इसके कई लेयर हैं। सबसे पहली लेयर है सामाजिक समीकरण। उत्तर प्रदेश की राजनीति आज भी जातीय गणित पर टिकी हुई है, चाहे कोई माने या न माने, और मायावती इस गणित की सबसे अनुभवी खिलाड़ी रही हैं। दलित वोट बैंक उनका आधार रहा है, लेकिन 2007 की ऐतिहासिक जीत याद करिए, जब उन्होंने सिर्फ दलितों के दम पर नहीं बल्कि ब्राह्मण दलित सोशल इंजीनियरिंग के जरिए पूर्ण बहुमत हासिल किया था। आज हालात अलग जरूर हैं, लेकिन पूरी तरह बदले नहीं हैं। आज भी ब्राह्मण वोटर खुद को राजनीतिक रूप से असहज महसूस कर रहा है। बीजेपी में रहते हुए भी कई ब्राह्मण चेहरे खुद को हाशिए पर मानते हैं। समाजवादी पार्टी पर भरोसा उनका कभी पूरी तरह बना नहीं, और कांग्रेस अभी उस स्थिति में नहीं है कि वो भरोसेमंद विकल्प बन सके। ऐसे में अगर मायावती उन्हें सम्मान, भागीदारी और सुरक्षा का संकेत देती हैं, तो 2007 जैसा मॉडल बदले रूप में दोहराया जा सकता है। दूसरी लेयर है प्रशासनिक छवि। आज जब यूपी में कानून व्यवस्था, एनकाउंटर, बुलडोजर और सख्त शासन की चर्चा होती है, वहीं एक बड़ा वर्ग ऐसा भी है जो शांति, स्थिरता और नियम आधारित शासन चाहता है। मायावती के कार्यकाल को आप पसंद करें या न करें, लेकिन ये सच है कि उनके समय प्रशासनिक मशीनरी एक तय दायरे में काम करती थी। अफसरशाही जानती थी कि सीमाएं क्या हैं, और यही बात व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा और मध्यम वर्ग के एक हिस्से को आज भी आकर्षित करती है। तीसरी लेयर है सत्ता विरोधी माहौल। कोई भी सरकार कितनी भी मजबूत क्यों ना हो, लंबे समय तक सत्ता में रहने के बाद नाराजगी पैदा होती ही है। ये नाराजगी कई बार खुलकर सामने नहीं आती, लेकिन चुनाव के वक्त वोट में बदल जाती है। आज बीजेपी के खिलाफ खुलकर बोलने वाला वर्ग सीमित हो सकता है, लेकिन अंदर खाने असंतोष को नकारा नहीं जा सकता, खासकर ग्रामीण इलाकों में, जहां महंगाई, रोजगार और स्थानीय समस्याएं लोगों को प्रभावित कर रही हैं। समाजवादी पार्टी इस असंतोष को अपने पक्ष में मोड़ना चाहती है, लेकिन इसका फायदा मायावती को भी मिल सकता है, क्योंकि कई वोटर ऐसे होते हैं जो बीजेपी से नाराज तो होते हैं, लेकिन एसपी को विकल्प मानने में हिचकिचाते हैं। उनके लिए बीएसपी एक न्यूट्रल और सुरक्षित विकल्प बन सकती है। चौथी लेयर है चुनावी रणनीति। मायावती हमेशा से कम लेकिन सटीक उम्मीदवार उतारने की पक्षधर रही हैं। वो भीड़ नहीं बनाती, वो गणना करती हैं। किस सीट पर कौन सा उम्मीदवार, किस जातीय समीकरण के साथ, किस इलाके में पार्टी का कैडर कितना मजबूत है। 2027 में अगर बीएसपी 403 सीटों पर नहीं बल्कि चुनी हुई सीटों पर पूरी ताकत झोंकती है, तो सीटों की संख्या भले सीमित रहे, लेकिन प्रभाव निर्णायक हो सकता है। पांचवी और बेहद अहम लेयर है त्रिशंकु विधानसभा की संभावना। यूपी जैसे बड़े राज्य में अगर वोट प्रतिशत थोड़ा सा भी इधर उधर होता है, तो नतीजे चौंकाने वाले हो सकते हैं। अगर बीजेपी बहुमत से कुछ सीट पीछे रह जाती है और एसपी भी स्पष्ट बहुमत नहीं ला पाती, तो मायावती सबसे ताकतवर खिलाड़ी बनकर उभर सकती हैं। ऐसे में सरकार बनाने की चाबी उनके हाथ में होगी, और इतिहास गवाह है कि मायावती सत्ता की राजनीति में मौके को हाथ से जाने नहीं देती। अब बात करते हैं उस आरोप की जो अक्सर बीएसपी पर लगता है कि पार्टी जमीन पर एक्टिव नहीं दिखती, रैलियां नहीं हो रही, शोर नहीं है। लेकिन यही मायावती की सबसे बड़ी रणनीतिक खासियत भी है। वो माहौल बनाकर नहीं बल्कि माहौल का इंतजार करके वार करती हैं। बीएसपी का कैडर आज भी गांव-गांव मौजूद है। भले ही वो दिखता नहीं, लेकिन चुनाव के समय वही कैडर पोस्टर लगाता है, वोटर को घर से निकालता है और बूथ तक पहुंचाता है।
सोशल मीडिया पर भले ही बीएसपी ट्रेंड न करती हो, लेकिन ग्रामीण यूपी में सोशल मीडिया से ज्यादा असर अभी भी सामाजिक रिश्तों और स्थानीय नेटवर्क का है, और इस नेटवर्क में बीएसपी आज भी जिंदा है। एक और बड़ा फैक्टर है भावनात्मक राजनीति। दलित समाज के एक बड़े हिस्से में आज भी ये भावना मौजूद है कि मायावती के बाद कोई दूसरा नेता उनकी आवाज उस स्तर पर नहीं उठा पाया, चाहे वो संसद हो, विधानसभा हो या सड़क। ये भावनात्मक जुड़ाव चुनाव के समय बहुत काम आता है, खासकर तब जब मुकाबला कड़ा हो। अब सवाल उठता है कि क्या मायावती खुद मुख्यमंत्री बनने की इच्छुक हैं या वो किसी नए चेहरे को आगे लाएंगी। इस पर तस्वीर अभी साफ नहीं है, लेकिन राजनीति में कई बार नेता खुद सामने न आकर भी पूरी सत्ता अपने हाथ में रखता है, और मायावती इस मॉडल को अच्छी तरह समझती हैं। अगर हालात ऐसे बनते हैं कि उनका सीधे मुख्यमंत्री बनना राजनीतिक रूप से ज्यादा फायदेमंद हो, तो वो पीछे नहीं हटेंगी, और अगर रणनीति किसी और चेहरे के जरिए सत्ता चलाने की हुई तो भी असली कमान उन्हीं के हाथ में रहेगी। 2027 का चुनाव सिर्फ चेहरों का नहीं होगा, ये सिस्टम बनाम सिस्टम की लड़ाई होगी। एक तरफ आक्रामक राजनीति, दूसरी तरफ साइलेंट रणनीति, और इसी साइलेंट रणनीति में मायावती सबसे ज्यादा सहज हैं। यही वजह है कि उन्हें कम आंकना विपक्ष के लिए भारी पड़ सकता है। अब जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा, आप देखेंगे कि बीएसपी की गतिविधियां अचानक तेज होंगी, रैलियां होंगी, बयान आएंगे, मुद्दे उठेंगे, और तब बहुत से लोग कहेंगे कि ये सब अचानक कैसे हो गया। लेकिन सच ये होगा कि इसकी तैयारी सालों पहले शुरू हो चुकी थी। ठीक उसी तरह जैसे शतरंज में आखिरी चाल अचानक लगती है, लेकिन उसकी योजना शुरुआत से चल रही होती है। 2027 में मायावती मुख्यमंत्री बनेंगी या नहीं, इसका फैसला वोटर करेगा, लेकिन इतना तय है कि वो इस चुनाव में सिर्फ दर्शक बनकर नहीं बैठी हैं, वो पूरी तैयारी में हैं। और अगले और आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे उन ठोस संकेतों, संभावित सीट गणित और उन राजनीतिक परिस्थितियों की जो इस पूरे खेल का अंतिम नतीजा तय करेंगी। इसलिए अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में जरूर लिखिए कि आपको क्या लगता है, क्या 2027 में इतिहास खुद को दोहराएगा या फिर उत्तर प्रदेश एक नई राजनीतिक कहानी लिखेगा।